और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों को 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं, 6 हैंड ग्रेनेड मिले हैं और ये ग्रेनेड एक जंगल के पास रखा हुआ था, जिसे हाइडआउट में छुपा कर रखा गया था, जिसे रिकवर किया गया है। तो बरामदगी की गई है सुरक्षा बलों के जरिए जम्मू कश्मीर में 6 जिंदा हैंड ग्रेनेड, और इनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाना था, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक आतंकी घटना को होने से पहले ही उन्होंने नाकाम कर दिया है। इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की के एक हैंडलर का नाम निकलकर सामने आया है। उसका नाम उकासा बताया जा रहा है। उकासा अरबी में स्पाइडर को कहा जाता है, यानी मकड़ी को कहा जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि उकासा जो ये नाम है, ये हैंडलर का नाम कोड नेम है। और बताया ये भी जा रहा है कि मुजम्मिल के साथ तमाम जो दूसरे डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, ये सभी तुर्की के इस हैंडल के जरिए हैंडल हो रहे थे। और साथ ही 2022 मार्च में कई आतंकी जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, जिनके तार उन्होंने तुर्की का दौरा भी किया था। तो एक बड़ा कनेक्शन निकलकर इस वक्त सामने आया है। उकासा नाम का हैंडलर था जो मुजम्मिल समेत बाकी तमाम जो डॉक्टर्स इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे उनके संपर्क में था, उन्हें गाइड कर रहा था। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त जमील को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। जमील कश्मीरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करता था अल फलाह यूनिवर्सिटी में। जितने भी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, जिन्हें कश्मीर से रिक्रूट किया गया है या स्टूडेंट जिनको यहां लाया गया है, वो जमील कर रहा था और जमील को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, जमील के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है और जमील किस तरह से इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा था? मनीष, जमील को एनआईए ने डिटेन किया है, जमील का क्या रोल रहा है और पूरा जो ये मॉड्यूल चल रहा था जिसमें कश्मीर के डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जा रहा था, उसके बारे में क्या जानकारी और मिल पाई है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, चाहे डॉक्टर उमर हो, ये तमाम इनका रिक्रूटमेंट जमील कर रहा था। हालांकि अभी इसकी पूछताछ की जा रही है, क्या इसने और भी ऐसे डॉक्टर्स को रिक्रूट किया है? क्योंकि आपने देखा होगा जिस यूनिवर्सिटी के बाहर आप खड़े हैं अमित, उस यूनिवर्सिटी में जिस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और तमाम जाँच एजेंसियाँ जब अंदर पहुँची हैं, तब लगभग 50-55 डॉक्टरों से पूछताछ की गई है, स्टाफ से पूछताछ की गई है। कल मुजम्मिल का लैपटॉप सील किया गया और तमाम लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद ये पता लगा है कि जितने भी वहाँ से लोग डिटेन किए गए उसमें से 90% लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। तो अभी ये रिक्रूटमेंट का जो चेन है वो किस तरीके से है, डॉक्टर शाहीन ने किसको किसको रिक्रूट कराया, डॉक्टर जमील ने किसको कराया, इसका एक पूरा एक ब्यौरा खंगाला जा रहा है। लेकिन ये बात मानी जा रही है कि जितने भी लोग मिल रहे हैं, जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से हो रहा है और वही कहीं ना कहीं एक एपी सेंटर बनता जा रहा है। अब ये जो जमील का नाम सामने आया, इसमें जिन डॉक्टरों का उसने रिक्रूटमेंट करने की बात कही है उनके ज़रूर नाम है और उनके कनेक्शन डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर जो और भी लोग हैं, उन लोगों से किस तरीके से है, इस बात की पूरी कड़ी जोड़ी जा रही है। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट्स हो रही थी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, खासतौर पे जो कश्मीर डॉक्टर्स जिनका यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ था, चाहे डॉक्टर उमर हो, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, ये सब जमील के जरिए ही किया गया था और इसी वजह से जमील से पूछताछ इस बारे में की जा रही है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें जो जुड़ी हुई है दिल्ली ब्लास्ट से और साथ ही साथ फरीदाबाद मॉड्यूल से। बताया ये जा रहा है कि करीब 2900 किलो से ज्यादा का जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से बरामद किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही के बाद। लेकिन खबर ऐसी है कि करीब 3200 किलो, जी हां, 3200 किलो विस्फोटक खरीदा गया था, जिसमें से अभी भी 300 किलो जो विस्फोटक है उसकी तलाश की जा रही है और जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही है पता लगाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल और उनके तमाम जो दूसरे साथी हैं उनके जरिए कि आखिरकार ये बचा हुआ 300 किलो विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है उसे कहां पर छुपा के रखा गया है। अमोनियम नाइट्रेट की इस तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जो 300 किलो अभी भी अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिल पाया है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 3200 किलो खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें से 2900 किलो से थोड़ा ज्यादा बरामद हो चुका है और बाकी जो करीब 300 किलो अभी भी बचा हुआ है उसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में भी एजेंसियां एक्शन कर रही हैं, जहां जांच एजेंसियों ने आतंकी शाहीन के भाई परवेज को भी गिरफ्तार किया है और परवेज की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। थाने में
इस गाड़ी को लाया गया है। जानकारी के मुताबिक परवेज की कार से एजेंसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और गैजेट्स भी मिले हैं जिनकी अब जांच करवाई जा रही है। यूपी नंबर की कार के शीशे पर लखनऊ के गुडुम्बा की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट का पास भी लगा हुआ मिला है और यह गाड़ी सहारनपुर से खरीदी गई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने इस मामले में डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। घर में कल तलाशी भी ली गई थी, जिस दौरान परवेज के लैपटॉप की जांच से पता चला है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। परवेज में आतंकी हमले में साजिश में शामिल था या नहीं, इसको लेकर आगे की अभी पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके पास से कुछ संवेदनशील ठिकानों की जानकारी मिली है और ये बताया जा रहा है कि उसने रेकी की थी अयोध्या और लखनऊ के कुछ एरियाज की। तो इसके बाद जो एटीएस है यूपी की और ज़्यादा सतर्क हो गई है और डॉक्टर परवेज जो डॉक्टर शाहीन का भाई है उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उससे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो लैपटॉप मिला है, उसको भी खंगाला जा रहा है। अगली बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में भी कई सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन तमिल उग्रवादी संगठन एलटीटीई की तर्ज पर भारत में जैश ए मोहम्मद की एक महिला ब्रिगेड तैयार करना चाहती थी। शाहीन एक बार तुर्की भी गई थी। ऐसे में जांच एजेंसियों ने पता करने की कोशिश की है कि उसने किससे मुलाकात की थी और जैश ए मोहम्मद के जरिए वो किस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर खोलने की फिराक में थी। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनीन को बनाने के लिए शाहीन ने सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर्स और कमांड सेंटर्स तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके लिए जमीन तलाश रही थी और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के वो संपर्क में थी और उसने टेलीग्राम चैनल के जरिए जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आकर भारत में जैश ए मोहम्मद के महिला विंग को बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जमीन तलाशना शुरू कर दिया था। सहारनपुर और हापुड़ को रखा गया था। अगली बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से आ रही है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भी एनआईए ने एक प्रवासी मजदूर मैनुल हसन के घर पर छापा मारा है और तलाशी के बाद कुछ घंटे तक पूछताछ की गई है। बुधवार को नवग्राम थाना क्षेत्र के नीम गांव में मैनुल हसन के घर पर एनआईए पहुंची थी और कुछ घंटे पूछताछ करके वापस लौट गई। सूत्रों के मुताबिक मैनुल हसन दिल्ली या मुंबई में प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि उस वक्त कुछ उग्रवादी संगठनों के सदस्यों के संपर्क में भी वो आया था और दिल्ली विस्फोट के बाद जांच अधिकारियों को मैनुल हसन का फोन नंबर मिला था, जिसके आधार पर एनआईए ने मैनुल हसन के घर पर जाकर तलाशी ली थी। उसके कुछ सदस्यों के साथ पूछताछ भी की थी और अब फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें जो गुजरात से आ रही है। गुजरात में अलकायदा की आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने 5 राज्यों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने बुधवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े पश्चिम बंगाल के अलावा मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, गुजरात राज्य में चुनिंदा ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच होगी। अब इस मामले में गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि हैदराबाद का एक शख्स सैयद अहमद मोइनुद्दीन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसी के लिए अहमदाबाद वो आने वाला था। जांच करने पर पता चला कि अहमदाबाद में घूम रहा है और उसे अडलाज के एक टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही ये खुलासा हुआ है कि वो रिसिन नाम के रासायनिक जहर तैयार करने की कोशिश में था और उनकी कोशिश ये थी कि प्रसाद या किसी खाने में से मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटा जाए ताकि लोगों की मौत हो जाए। तो कहीं ना कहीं मोइनुद्दीन की कोशिश ये थी कि बायो वेपन बनाया जाए, केमिकल वेपन बनाया जाए, रिसिन जैसे केमिकल को तैयार करके जो कि साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका इस्तेमाल मासूम लोगों के ऊपर किया जाए, जिसको लेकर अब आगे एनआईए जांच कर रही है।